नमस्कार, स्वागत है आपका editplanet.com पर। 11:15 और अब से कुछ मिनट बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली साल 2017 का सालाना बजट संसद में पेश करेंगे। उससे पहले शायद एक कॉन्डोलेंस मैसेज सभा होगी ये अहमद साहब के निधन की वजह से। उसके बाद लोग संवेदना प्रकट करेंगे, कॉन्डोलेंस देंगे और फिर बजट। तो आज का बजट क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करेंगे। अगले 5 मिनट सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, बड़ी सुर्खियां, जो 11 बजे हो जाएगी बजट स्पीच शुरू। मेरे साथ एडिटप्लानेट के एग्जीक्यूटिव एडिटर और हमारे वरिष्ठ सहयोगी बीबीसी के पुराने कुलीग शिवकांत शर्मा। वेलकम शिव। सो आज जो बजट आने वाला है, मेरे ख्याल से उसमें 2-3 बड़ी बातें हैं, उस पर आप भी टिप्पणी कीजिएगा। एक, पहली बात, डिमोनेटाइजेशन किया 8 नवंबर को सरकार ने, उसके इम्पैक्ट को किस तरह से एड्रेस करता है ये बजट, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉलिटिकल, सब कुछ। दूसरी बड़ी बात कि मेरा मानना है कि 2019 में इलेक्शन है, तो 2018 का एनुअल जो बजट है वो एक तरह का मालूम है लोक लुभावन पॉपुलिस्ट बजट होगा। तो रियल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी। और एक जो बड़ा मैसेज एक चेंजिंग वर्ल्ड में देना चाहेंगे हम इन्वेस्टर्स को, डोमेस्टिक प्लेयर्स को, उनके लिए भी शायद ये लास्ट बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो इन 3 बिंदुओं के इर्द गिर्द बात करते हैं। सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन, इसमें मेरे ख्याल से जीएसटी अगर हम और यस बिल्कुल सही बात, वो एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। और जहां तक अपने देश की बात है, वहाँ हालांकि हेडलाइन उसी की बनेगी कि डायरेक्ट टैक्स में या इनकम टैक्स में आपने छूट दी नहीं दी, लिमिट बढ़ाई नहीं बढ़ाई, पूरी दुनिया में यही होता है। लेकिन भारत में क्योंकि बहुत कम लोग इनकम टैक्स देते हैं, इसलिए जो परोक्ष कर है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिसमें जीएसटी आता है, उसकी और ज्यादा महत्वपूर्ण है वो। और ये देखना होगा कि कितना टैक्स ये कहाँ से लोगों से निकालते हैं। रेल भाड़ा कम नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे, या दूसरी जितनी भी पॉलिसीज होंगी, इंडस्ट्री की होंगी या सेल्स टैक्स की पॉलिसी होंगी, उससे कितना टैक्स वापस आएगा, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, आपने रेल भाड़े की बात की है, भूल गए थे कि ये फर्स्ट बजट है ऐसा जो एक तो 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है, और दूसरा जिसने रेल बजट एनुअल बजट में मर्ज कर दिया गया है, जो कई प्रेक्षकों के अनुसार रेलवे मिनिस्ट्री के लिए काफी रिलीफ की बात है। उनको अलग से संघर्ष नहीं करना है अपने पैसों के लिए। जो बिग टिकट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करना चाहती है, बुलेट ट्रेन, फास्ट ट्रेन, ट्रैक सेफ्टी, वो इसी में हो जाएगा। So let's again go back to demonetization. Demonetization से जो 15 लाख 17 लाख करोड़ रुपया आया है, इसके बारे में निश्चितता नहीं कितना है, उसका इस्तेमाल गवर्नमेंट कैसे करती है। एक तो लोग ये देखना चाहेंगे क्या हमें कुछ मिल रहा है, और दूसरा उसकी वजह से जो मिडिल क्लास को कष्ट हुआ, क्या वो ऑफसेट किया जाएगा कुछ टैक्स रिलीफ देके। ये 2 बड़े पहलू रहेंगे जो आम जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे, या इंटरेस्ट क्यों। और इसी से जुड़ा जो तीसरा पहलू है वो ये होगा, क्योंकि हमने सर्वे में देखा कि गवर्नमेंट इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है कि इकोनॉमी इतनी फास्ट या कितनी स्लो होगी, और डिमोनेटाइजेशन की वजह से ऐसा लगता है कि इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो हुई है। तो उसको ऑफसेट करने के लिए ये किस तरह की पॉलिसी, उस पैसे को उसको ऑफसेट करने के लिए किस तरह खर्च करते हैं, बुनियादी ढांचे पर कैसे खर्च करते हैं। ये बार बार बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी बनाने की या दूसरी चीजें करने की। और दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये क्या कर रहे हैं, किस तरह की पॉलिसीज ला रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग 2 तरह से बढ़ सकती है। एक तो आपको डोमेस्टिक कंजम्पशन को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, और एक निर्यात करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे। निर्यात करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना इसलिए जरूरत है, तो बजट घाटा इनका कम होगा उससे। तो दूसरा यह है कि आप डोमेस्टिक मार्केट, क्योंकि हमारी पहले से ही खुली हुई है, उसमें एक लिमिट तक ही आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अगर आपको ठीक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो चीजें आपको बेचनी होगी। तो ये एक इसका पहलू। बट एक जो बड़ा डिसीजन कि आपने पहले 2 साल माना जाता है सरकार के हनीमून पीरियड होता है, जब आप रियल बिग बोल्ड इनिशिएटिव ले सकते हो, बड़े कदम उठा सकते हैं। तो पहले 2 साल में तो ऐसा कुछ बिग टिकट रिफॉर्म हुआ नहीं है। इनफैक्ट जो एक स्लोगन था गवर्नमेंट का, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, उस पर भी उनको वॉक द टॉक करते हुए नहीं देखा गया। बैंक्स की हालत हम सबको मालूम है, कितने जबरदस्त एनपीएस है। क्या उस सेक्टर में कोई रिफॉर्म होगा, क्या कोई बड़ा रिफॉर्म होगा जो कि देश और दुनिया में ये मैसेज दे सके कि नरेंद्र मोदी ट्रूली इन्वेस्टर फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली, प्रो कैपिटल एक लेवल पे उस दिशा में भी सोचती है। और दूसरा, डिमोनेटाइजेशन के संदर्भ में जो हम बात कह रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं राजनीति जुड़ी हुई है। ये जो आज का बजट है, ये सीधे सीधे 4-5 विधानसभा चुनावों से पहले हो रहा है। 4 तारीख को पहला मतदान होना है पंजाब में। लोग क्या मैसेज जा रहा है इस बजट के जरिए, इस पे भी लोगों की नजर रहेगी।
लोग बार बार ये कह रहे हैं, क्योंकि इसका कोई हमें आर्थिक मकसद अभी तक समझ में नहीं आया, इसका कोई मौद्रिक मकसद नहीं है कि ये डिमोनेटाइजेशन किया क्यों गया था। तो लोगों की घूम फिर के नजर उसी पे जाती है कि ये विधानसभा चुनाव के लिए अगर किया गया था, तो विधानसभा चुनाव में इससे कैसे फायदा होगा और क्या फायदा होगा, ये यही बजट बताएगा। यही आखिरी मौका है उसका जवाब। तो अगर आप समअप करना चाहें कि आज के बजट के लिए 30-40 सेकंड में कि किन चीजों पे आपका ध्यान होगा सबसे ज्यादा? मेरे ख्याल से एक तो ये इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या चेंजेस लाते हैं। दूसरा ये कि ये जो भी पैसा इनका डिमोनेटाइजेशन में आया उसको कहाँ और कैसे खर्च करते हैं। और तीसरा ये कि इनकी जो भावी पॉलिसीज हैं, चाहे है, उसके लिए इकोनॉमी के लिए क्या करते हैं। तो ये तीन चीजें इस पे दारोमदार करेगा। अब इसको करो या मरो बजट कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर इस बजट से निराशा हुई तो लोग इसको करो और मरो बजट कहने लगे, तो ये एक खतरा है। तो इनको करो या मरो बजट में ही रहना। बिल्कुल। और अगर मैं भी समाप्त इसको करने का प्रयास करूं तो देख, बड़ी बातें वही हैं घूम फिर के कि डीमोनेटाइजेशन के इफेक्ट को ऑफसेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है। क्या कोई डोल का अनाउंसमेंट होता है? क्या गरीबों के खाते में पैसे जाएंगे जिसका उन्हें इंतजार है? राजनीतिक मैसेज क्या जाता है? उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उसके बाद साल के आखिर में गुजरात का भी चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो बहुत बिजनेस फ्रेंडली या बिग टिकट रिफॉर्म्स की बात देखे। क्या इस बार उस ट्रेंड को चेंज करेंगे? और ध्यान रहे, नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे 2014 मई में, तो इंडेक्स 30,000 के पास पहुंच गया था, पार कर गया था। उसके बाद लगातार उसके नीचे रहा है। तो क्या मार्केट्स को भी, वो भी एक बड़ी महत्वपूर्ण धुरी है अर्थव्यवस्था की, उसको फिलिप देने के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे? सो बड़ी बात, लास्ट अपॉर्चुनिटी बिफोर 2019 इलेक्शंस परहैप्स, how will the finance minister deliver? What will be the big message coming out of this budget? We'll all wait and watch, and let's hope that the finance minister comes out with something radical. At the same time, remembering कि अब तक उन्होंने radical कुछ नहीं किया है। आपने बैंक की बात की, अगर मार्केट की बात की, मार्केट को सबसे ज्यादा खुशी इस बात से होगी अगर बैंक को किसी तरह से रिकैपिटलाइज, ये जो पैसा आया है अगर वो पैसा बैंकों के पास चला गया तो बैंकिंग सेक्टर में उछाल आएगा। और बैंकिंग सेक्टर में उछाल आने का मतलब है जो शेयर बाजार है उसमें उछाल आएगा और लोग बल्ले बल्ले। हो सकता है, लेकिन जब तक है लंबी बहस है, लेकिन बैंकिंग में आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं किया तो ये भी एक स्टेरॉइड की तरह है। अपने आप में थोड़े दिन बाद जैसे हमने देखा बैंकिंग स्टिमुलस फेल होते हैं, हमने रिजेक्ट किया, बुनियादी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं किया, तो फिर से नए सिरे से एनपीए 9% के ऊपर एनपीए ओवरऑल एक एवरेज सरकारी बैंक के हो गए। खैर, इंतजार करते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली का, एंड इस उम्मीद के साथ इस बार वो कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे, कुछ ऐसा बताएंगे, कुछ ऐसा पॉलिसी बनाएंगे, फ्रेमवर्क बनाएंगे जो हमारी अब तक के जो एक सिनिकल एटीट्यूड है उसमें चेंज ला सके। तो सुनते हैं अरुण जेटली को आपसे थोड़ी देर बाद, और उसके बाद चर्चा के लिए फिर हाजिर होंगे बजट के विश्लेषण के लिए। मैं और शुभकामनाएं। नमस्कार।